हेलो बच्चों, राधे राधे। तो बच्चों, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ली चैटरे प्रिंसिपल। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। आप लोग थोड़ा पेशेंसली पढ़ें, लेक्चर में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो केसी था या फिर केपी था, है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहे थे? ये डिपेंड कर रहे थे टेम्परेचर पर और स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। और बाकी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, भले आप कंसंट्रेशन चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, कैटलिस्ट डालो, इनर्ट गैस ऐड करो, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। केवल किस पर डिपेंड करेगा? केसी और केपी, टेम्परेचर और स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पर। क्लियर है? अब ली चैटरेल ने क्या कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट है, और बच्चों ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, और ये रिएक्शन मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर है। किस पर है ये? एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर है, तो बताओ यहाँ पर क्या डिफाइन होगा? या तो केसी डिफाइन होगा या फिर केपी डिफाइन होगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा ओनली? अभी अभी बताया जैसे मैंने, किस पर डिपेंड करेगा? या तो टेम्परेचर पर, या फिर किस पर डिपेंड करेगा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पर। बाकी पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो अब केसी केपी तो चेंज हो नहीं सकते, आपको पता है ना, अगर टेम्परेचर और स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है। तो अब इस इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन पर मैंने मान लीजिए प्रेशर चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज की, वॉल्यूम चेंज किया, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? ताकि केसी और केपी सेम रह पाए। केसी और केपी क्या रह पाए? सेम। दो चीजें यहाँ पर आई हैं बेटा, मैं अभी एक इक्विलिब्रियम की बात करूंगा और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता लगे केवल टेम्परेचर और स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड कर रहे हैं, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को छोड़कर थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, है ना। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो जो ली चैटरे प्रिंसिपल होता है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम पर मैं अलग अलग फैक्टर चेंज कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन, प्रेशर, है ना, उनका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। तो ये इफेक्ट है क्या एक्चुअली में? ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस या एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, या फिर क्या लिख दिया मैंने? इनर्ट सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्या क्या ऐड करने वाले हैं? या तो कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, या टेम्परेचर, या फिर प्रेशर, या फिर इनर्ट गैस, है ना। उसका क्या इफेक्ट होगा वो किसने बताया? ली चैटल ने। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए ये जो रिएक्शन मैंने नीचे दी हुई है, ये इक्विलिब्रियम पर, ये रिएक्शन किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं मान लीजिए इसमें कंसंट्रेशन चेंज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं ना, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस और सेटअप हो जाएगा, जिससे जो भी आपने चेंज किया है ना, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए। सबसे पहले ली चैटल प्रिंसिपल किस पर लगता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है तभी लग पाता है। और इन्होंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम पर अगर मैं किसी फैक्टर में चेंज कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम उस और सेटअप हो जाएगा, जिससे जो भी चेंज किया है ना, उसका इफेक्ट क्या हो जाए? नेग्लिजिबल, ताकि केसी के भी चेंज ना हो पाए। तो इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि जो भी चेंज किया है उसका इफेक्ट क्या हो जाए? नेग्लिजिबल। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिख देते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, चेंज इन एनी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन एनी फैक्टर will shift the equilibrium in such a manner to reduce the effect of the change। इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट हो जाएगा कि जो भी आपने फैक्टर को चेंज किया है उसका इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए ना। कैसे बताना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे
अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, किस पर है, इक्विलिब्रियम पर, और मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, 5 और 5। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन अगर 5 और 5 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना हो गया, 5/5 कितना हो गया इक्विलिब्रियम क्वेश्चन वन। अब मान लो इस इक्विलिब्रियम पर आपने ऐड किया रिएक्टेंट, ऐड क्या किया, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मान लो 5 ऐड किया, तो 5 तो था और अब कितना हो गया, 10। तो बताओ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। अभी आपको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, 5/5 थी ना, और अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, तो इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता है, तो ये हमेशा 5 रहेगी, ये भी हमेशा 5 रहेगी। अब मैंने बाहर से क्या कर दिया, 5 और ऐड कर दी, तो क्या होगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 10, और प्रोडक्ट की 5 ही है, तो के तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इसको सेम रखने के लिए अब बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो गई ना, आपने रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो इन्होंने क्या कहा कि रिएक्शन उस ओर सेटअप हो जाएगी, इक्विलिब्रियम उस ओर सेटअप हो जाएगा जहां पर इसका इफेक्ट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। अब सोचो रिएक्टेंट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी, अगर रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो जो रिएक्टेंट है वो कम होने लगेगा ना, तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल करने के लिए रिएक्शन आगे की तरफ गई, और आगे की तरफ गई इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट अब कम होने लगेगा, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। दूसरा सोचो, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, आराम से सोचना, अगर आपने किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, प्रोडक्ट की, तो सोचो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है, और आपने किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब मैंने क्या कहा था कि उस और सेटअप होगा इक्विलिब्रियम जिससे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी, इंक्रीज, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ताकि वापस से प्रोडक्ट कम होने लगे, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो ली चैटल ने क्या कहा कि रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, सबसे पहले तो ली चैटल प्रिंसिपल लगता ही इक्विलिब्रियम पर है, और इन्होंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम पर अगर आप लोग कोई भी फैक्टर चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन उस और सेटअप हो जाएगी जिससे इसका इफेक्ट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, शायद आप लोगों को चीजें याद हो गई होंगी अब, है ना। मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब इसको नेग्लिजिबल करना है, वो तभी होगी जब रिएक्शन किधर की तरफ जाए, आगे की तरफ जाएगी तो रिएक्टेंट कम होने लगेगा, इफेक्ट नेग्लिजिबल होने लगेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ताकि प्रोडक्ट कम होने लगे। तो कोई भी फैक्टर आप लोग चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन उस और सेटअप हो जाएगी जिससे उस फैक्टर का इफेक्ट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। तो दो चीजें मैंने यहाँ पर बात की, एक बात की इक्विलिब्रियम और एक बात की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, और एक बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है किससे, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, वो कंसंट्रेशन प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं होता है। आप लोग आराम से पहुंच करके 1-2 बार सुने मेरी बातें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट तक जाते जाते आपको चीजें समझ में आ जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग कर कर देखते हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्शन किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है ना। अब मैं फैक्टर में चेंज देखता हूँ, सबसे पहले मैंने चेंज देखा कंसंट्रेशन में, तो सबसे पहला मैं चेंज देख रहा हूँ किसमें, कंसंट्रेशन में। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में बात करता हूँ ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में बात करता हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो बताओ क्या होगा, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे। तो अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आप लोग इंक्रीज करते तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज, अब सोचो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी और रिएक्टेंट आपने क्या कर दिया, डिक्रीज। अब रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया तो इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल करना है, मतलब रिएक्टेंट और बनाना है, रिएक्टेंट और बनाना है, तो बताओ क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ताकि रिएक्टेंट बनने लगे, क्योंकि आपने रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया ना कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, तो उतना ही बनाने के लिए बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ऐसे ही सोचो अगर आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में देख रहे हैं, तो सोच के बताओ अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ताकि प्रोडक्ट कम होने लगे, तो रिएक्शन जाएगी क्या बच्चों, बैकवर्ड।
और अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कर दिया क्या बेटा, कम, तो देखो मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कर रहा हूँ क्या, कम। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर कम कर दी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा वापस से। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, वापस फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आराम से आंखें बंद कर कर सोचे, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर देता हूँ बेटा, बढ़ा देता हूँ, है ना। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा। मैनेज करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे फॉरवर्ड। और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ तो कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट बनाना है और तो बैकवर्ड चली जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट का करता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड। तो ये किसका इफेक्ट है बच्चों, कंसंट्रेशन का, है ना। एक चीज याद रखना, हम लोग जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी तो आपको पता है जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे केसी के, तो उसमें सॉलिड लिक्विड नहीं आता था। तो अगर कोई रिएक्शन है उसमें सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन को बढ़ा या कम रहे हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। एक्वस की और गैसियस की कंसंट्रेशन को बढ़ा घटा रहे हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आप लोग रिएक्टेंट में अगर जिसकी भी कंसंट्रेशन सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जैसा वैसा वैसा रहेगा, है ना। मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिक्विड और सॉलिड अगर है, इनकी कंसंट्रेशन में चेंज करने पर, कंसंट्रेशन में चेंज करने पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। वही, क्योंकि केसी केपी में वो आते ही नहीं है ना, नहीं होगा। चलो, दूसरा इफेक्ट है बच्चों, दूसरा इफेक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब आप सोचकर देखो, देखो थोड़ा सा आप लोग समझना, आप लोग, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। जैसे मान लीजिए मैं हूं, है ना, मैं मान लीजिए 6 फीट का हूँ। कितने फीट का हूँ बेटा, 6 फीट का। आप सोचो आपने मेरे ऊपर प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर। मैं 6 फीट का था, आपने मेरे ऊपर क्या लगाया। तो जब आप मेरे ऊपर प्रेशर लगाओगे तो मैं छोटा हो जाऊंगा ना। तो आपने जब प्रेशर लगाएंगे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं आपको पता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा। मान लो मैं, आपने मेरे ऊपर प्रेशर लगाया, मैं 6 फीट से 3 फीट का हो गया। तो जब आपने प्रेशर लगाया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं या फिर मैं क्या कहता हूं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, तो दोनों का मतलब सेम ही तो है। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम ही तो होगा। तो मैं प्रेशर बढ़ाऊं या वॉल्यूम कम करूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं या वॉल्यूम क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो आपने सोचो प्रेशर बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाया तो मैं 6 फीट से 3 फीट का हो गया ना। तो ऐसे करो, फीट को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मैं 6 मोल से कितने मोल का हो गया, 3 मोल का। ये थोड़ा सा बोलना इस तरीके से गलत है, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्लियर है। तो जब आपने प्रेशर लगाया तो मैं 6 फीट से 3 फीट का हो गया, मतलब मान लो कि मैं 6 मोल से 3 मोल का हो गया। मतलब मैं ज्यादा मोल से क्या हो गया, कम मोल। तो जब आप लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे या फिर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो 6 फीट से 3 फीट, मतलब 6 मोल से 3 मोल का हो गया। मतलब रिएक्शन कहां से कहां जाएगी, मोर मोल टू लेस मोल। रिएक्शन कहां जाएगी, मोर मोल टू लेस मोल। तो ये रटने का थोड़ा सही सा तरीका है ना। उल्टा सोचो, आपने प्रेशर कम कर दिया। अब सोचो आपने प्रेशर लगाया था तो मैं 6 फीट से 3 फीट हो गया था। अब सोचो आपने प्रेशर हटा दिया, प्रेशर हटा दिया, मैं वापस से फैल जाऊंगा, 3 फीट से 6 फीट का हो जाऊंगा। तो प्रेशर आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, एक ही बात है। तो प्रेशर कम किया या वॉल्यूम बढ़ गया, एक ही बात है। तो अब मैं 3 फीट से कितना हो गया, 6 फीट, मतलब 3 मोल से कितना हो गया, 6 मोल। मतलब रिएक्शन कहां से कहां जाएगी, लेस मोल टू मोर मोल। तो प्रेशर और वॉल्यूम मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं प्रेशर बढ़ाऊं या वॉल्यूम कम करूं, एक ही बात है। जब प्रेशर बढ़ाया तो 6 फीट से 3 फीट का हो गया, मतलब 6 मोल से 3 मोल, मतलब ज्यादा मोल से रिएक्शन कहाँ जाती है, कम मोल की। और कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये इफेक्ट हो गया किसका बेटा, प्रेशर का, है ना। तीसरा इफेक्ट मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का। टेम्परेचर में मैंने बात की थी बेटा दो चीजों की, एक एंडो की और एक एक्सो की, है ना। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपको पता है कि जो एंडो होती है ना बेटा,
उसमें मैंने बताया था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये मैंने एंडो लिख दिया यहाँ पर, और एंडो में आपको पता है कि एंडो में क्या होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो आप सोचो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना के, तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो के क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, के कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आप सोचो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ना चाहिए, के बढ़ना चाहिए, तो के कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो। और प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो के बढ़ना चाहिए, के बढ़ना चाहिए, के बढ़ना कब बढ़ेगा, जब ऊपर वाला ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो। प्रोडक्ट ज्यादा तभी हो पाएगा जब रिएक्शन कैसी रहे, फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो अब इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, आप सीधा देखो जो के है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, टी। और डायरेक्टली मतलब बस ऐसे याद करो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्टली है ना, और कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या है, अगर एक्जो प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर का क्या फर्क होता है वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, एंडो एक्जो है तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टी। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ बच्चों, इंक्रीज करता हूँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज करूंगा तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। और डिक्रीज करूंगा तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एंडो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, डिक्रीज करने पर बैकवर्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इनवर्सली है ना, तो बैकवर्ड चली जाएगी, है ना। तो ये किसका इफेक्ट है बच्चों, टेम्परेचर का। अब आपको पता है एक्सो एंडो आप लोगों को देखना आता है, जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, मैंने लिखा N2 + 3H2, N2 + 3H2 क्या फॉर्म कर रहा है, 2NH। आपको पता है ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है ना। तो ये बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, तो हम लोग, मैंने क्या कहा था, अगर डेल्टा एच दे दे, आपको पता है कि एंडो का डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव, और एक्सो का डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर ये दे दे तो आप बता सकते हो कि एक्सोथर्मी का या एंडोथर्मी का डेल्टा एच दे दिया तो। कुछ भी नहीं दिया, अगर आपको यहाँ पर दिया ही नहीं कौन सी रिएक्शन है ना। देखो और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको आगे बता दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं एक बार, है ना। अगर मान लो यहाँ पर कुछ डेल्टा एच दिया ही नहीं है, एक्सो है या फिर एंडो है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, डेल्टा एनजी निकालोगे। डेल्टा एनजी क्या बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल, के गैस वाली केवल, है ना। प्रोडक्ट में कितने हैं गैस के मोल बेटा, 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, कितना आ गया, माइनस। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। तो मैंने क्या बताया, एक्सो में डेल्टा एच दे दे तो अच्छी बात है, नेगेटिव होना चाहिए, नहीं दे तो डेल्टा एनजी निकाल लो। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो एक्सो है, और पॉजिटिव आ रहा है तो एंडो। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, ये रिएक्शन हो गई आपके पास कौन सी, एक्सोथर्मिक। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, 2NH3 क्या बना रहा है, N2 + 3H2। तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन एक्सो थी ना, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी बच्चों, एंडो। मतलब कुछ समझ में आया। अगर एक रिएक्शन एक्सो है, उसकी रिवर्स रिएक्शन एंडो हो जाती है। अगर एक रिएक्शन एंडो है, उसकी रिवर्स रिएक्शन एक्सो हो जाती है। जस्ट उल्टा करने पर रिएक्शन क्या हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, डेल्टा एच का साइन, है ना। एक्सो एंडो बन जाती है, और एंडो क्या बन जाती है, एक्सो। एक और चीज देखें, अब जैसे इनमें तो आप लोग निकाल ही लोगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जामिनर चाहता है कि आपको पता। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन कराई, N2 गैस + O2 गैस, क्या बना रहा है, 2N। क्लियर। अब बताओ, कुछ भी नहीं दिया, आपको बता ही नहीं पाओगे ये एक्सो है या एंडो, आप खुद सोचो। डेल्टा एनजी कितना आ रहा है इस रिएक्शन का, अगर मैं डेल्टा एनजी निकालू तो 2 - 2, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। अब डेल्टा एनजी पॉजिटिव आता तो मैं बता पाता कि यार ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एनजी नेगेटिव आता तो मैं बता पाता बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसका डेल्टा एनजी रिएक्शन का 0 आ जाए उसका कैसे बताऊं। लेकिन ये एक्सो एंडो में से तो कोई है। तो देखो ये रिएक्शन आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। आपको पता है एयर में N2 और O2 होता है, एयर में।
तो हवा में क्या होता है बेटा, O2 और N2 होता है ना। क्या हवा में जो एयर में O2 और N2 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं क्या? अगर सोचो रिएक्ट कर जाती तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि NO लिया मैंने सर, उसको तोड़ा और फिर सॉन्ग में है सर कि सर देखो O2 आ रहा है, ऐसा थोड़ी करते हैं। एयर में N2 और O2 दोनों है, लेकिन आपको पता है वो रिएक्ट नहीं करते, तभी तो ऑक्सीजन ले पाते हैं, इनहेल कर पाते हैं, तभी तो हम लोग जीवित हैं। तो एयर में O2 और N2 दोनों हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही है, मतलब ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, मतलब इनको रिएक्ट करवाना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और पता है इनको लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए इनको रिएक्ट करने के लिए। जब लाइटनिंग होती है ना, बारिश होती है उससे पहले लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है ना, तो जहां बिजली कड़की है ना वहां पर जो एयर है, वहां पर हो सकता है N2 और O2 मिलकर क्या बना लिया हो, कुछ NO बना लिया हो। तो N2 और O2 को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो N2 और O2 को रिएक्ट करवाना और NO बनाना है तो बहुत एनर्जी की जरूरत है, और बहुत एनर्जी की जरूरत है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडो। कैसी है, एंडो। तो N2 प्लस O2 NO अगर बना रहा है तो रिएक्शन कैसी है, एंडो। अब याद हो जाएगी ना आप लोगों को, यार N2 और O2 तो एयर है, वो तो आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो मतलब रिएक्शन करवानी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो N2 प्लस O2 2 NO एंडो हो गई। तो सोचो इसकी उल्टी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सो हो जाएगी। और एक और रिएक्शन आपको जो याद रखनी है वो है H2 प्लस I2। वो रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2। क्या बना रहा है, 2HI। इसका भी अगर डेल्टा एन जी निकालोगे कितना आ रहा है, 0। लेकिन ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, एक्चुअल। तो ये दो रिएक्शन है जो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, आपको पता नहीं लगेगा, खुद दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है। एयर वाली याद कर लोगे, एंडो है, तो H2 प्लस I2 वाली कैसी थी, एंडो। तो एक दो बार आपको याद करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, है ना। चलिए, क्लियर। तो कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम पर, बिल्कुल हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, इफेक्ट हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं हुआ। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर रही है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डिस्टर्ब कर रही है ना, दोनों को डिस्टर्ब करेगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा इनर्ट गैस पर, है ना। हम लोग ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस। तो फोर्थ पॉइंट है अपना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इनर्ट गैस ऐड करने के दो तरीके। इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब एक ऐसी गैस या इनर्ट सब्सटेंस बोल दो, एक ऐसी गैस जो रिएक्शन हो रही है ना उससे रिएक्ट ना करे। तो इनर्ट गैस ऐड की मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ना फॉरवर्ड होगी ना बैकवर्ड होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, वो चली जाएगी कहां से, लेस मोल टू मोर मोल। लेस मोल से कहां चली जाएगी बच्चों रिएक्शन, मोर मोल की तरफ, है ना। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करने का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर कहां चली जाती है, लेस मोल टू मोर मोल। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको करवा कर बताता हूं, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी यहाँ पर कि आपके पास PCl5 है, ये आपके पास PCl5 है, और ये PCl5 किस में जा रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपके पास हो रही है, यहाँ पर बताओ रिएक्टेंट में गैस का कितना मोल है, 1 मोल। और अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं गैस के तो कितने मोल है, 2 मोल। सॉरी। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, मैंने क्या ऐड की, ऐड इनर्ट गैस। तो सोचो अगर मैं इनर्ट गैस ऐड, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, किस पर है, एट, एग्जाम्पल लिख दिया बच्चों, इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन किस पर है बच्चों, इक्विलिब्रियम पर। तो सोचो आपने इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस ऐड की, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर,
तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा ना, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर यही इनर्ट गैस आपने मान लो हीलियम ऐड कर दिया यहाँ पर, हम यही इनर्ट गैस अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड की होती, तो अभी बताया रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी बताओ, लेस मोल टू मोर मोल। लेस मोल कहाँ पर है, रिएक्टेंट में, और मोर मोल, दो मोल कहाँ पर है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में एक मोल और प्रोडक्ट में दो मोल है, तो लेस मोल टू मोर मोल, मतलब एक मोल से दो मोल, मतलब कहाँ चली गई रिएक्शन, फॉरवर्ड। कहाँ चली गई रिएक्शन, फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसका इफेक्ट, है ना। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहा हूँ तो लेस टू मोर मोल जा रहा है। सर रीजन क्या है, मैं रीजन जल्दी से बता देता हूँ, बाकी आपको ये कंक्लूजन ही याद रखना है। रीजन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन हो रही है, हम मान लो इसका केपी लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, केपी। अब याद है केस थर्ड, केस थर्ड में केपी निकालना बताया था मैंने, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट में कौन कौन है बताओ, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। तो प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी अगर मैं यहाँ पर निकालू तो बताओ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आएगा, एक। तो डेल्टा एन जी मैंने यहाँ पर रख दिया 1। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, केस थर्ड से केपी का फॉर्मूला बन गया। अब क्या हो रहा है देखो, मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, इनर्ट गैस ऐड, इनर्ट गैस। तो बच्चों बताओ, अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कराऊंगा तो इनर्ट गैस के भी तो कुछ मोल होंगे ना। तो जब मैं इनर्ट गैस ऐड कराऊंगा तो बताओ ये जो टोटल मोल है ये क्या हो जाएंगे। पहले तो इक्विलिब्रियम पर, ये टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर है ना, तो PCl5 PCl3 Cl2 के इक्विलिब्रियम पर कुछ मोल रहे होंगे। मान लो PCl3 PCl5 PCl3 Cl2 इक्विलिब्रियम पर मान लो कितने मोल, दो मोल या चार मोल रहे, मान लो चार मोल रहे इक्विलिब्रियम पर, है ना। अब क्या हुआ, मैंने इनर्ट गैस ऐड की, तो इनर्ट गैस के मान लो मैंने दो मोल ऐड कर दी, तो चार मोल तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल थे, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर कितने थे, चार मोल तो थे। अब इनर्ट गैस दो मोल और ऐड कर दी, तो टोटल मोल कितने हो गए, छह हो गए ना, बढ़ गए ना। तो जब मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अब सोचो बेटा, टोटल मोल क्या हो चुके हैं, इंक्रीज, है ना। अब आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, आपने किस पर ऐड की, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब मुझे बताओ, जब भी मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा, कुछ भी करूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होगा क्या, नहीं। तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, इसका इलाज तो केवल टेम्परेचर के पास है, ये स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के पास है, वही चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी दुनिया में किसी की औकात नहीं है इसको चेंज करना। तो इनर्ट गैस ऐड करने पर केपी तो चेंज होगा नहीं, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता। और सोचो टोटल मोल बढ़ चुके हैं, बच्चों सोचो टोटल मोल बढ़ चुके हैं और केपी चेंज हो नहीं सकता। हमको तो ऐसा लग रहा है सर ये बढ़ गए तो चेंज होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, दुनिया में इसको चेंज करने की औकात केवल टेम्परेचर के पास है, और बाकी कोई कर नहीं सकता। इनर्ट गैस ऐड किया तो वो चेंज हो नहीं सकता केपी। तो बताओ टोटल मोल बढ़ गए, तो केपी को सेम रखने के लिए, केपी को सेम रखने के लिए प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट किया है ना, प्रेशर थोड़ी कांस्टेंट किया है। तो जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड की ना, तो इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल मोल बढ़ जाएंगे। केपी को सेम रखने के लिए जो प्रेशर होता है ना बेचारा, वो सारा प्रेशर ले लेगा। सोच रहे हो आप, इन मासूमों को पता भी नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है, इनको तो पता ही नहीं लगने दिया, बेचारे प्रेशर ने सारा प्रेशर ले लिया कि टोटल मोल बढ़े हैं, तो प्रेशर इस तरीके से बढ़ जाएगा कि केपी चेंज नहीं होगा। तो केपी चेंज नहीं हुआ इसलिए तो सारा प्रेशर प्रेशर ले गया। इन मासूमों को PCl3 PCl2 और PCl4 को पता ही नहीं लगा, तो जैसे थे वो वैसे के वैसे रह गए ना। क्लियर है, तो इसलिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन सोचो अब क्या होता, अब मैं इनर्ट गैस ऐड करने जा रहा हूँ, क्या ऐड करने जा रहा हूँ, इनर्ट गैस। बच्चों सुनना, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। अब मजा आएगा देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो बताओ, इनर्ट गैस ऐड की तो टोटल मोल तो वही बढ़ गए। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज हो नहीं सकता। तो बताओ केपी चेंज होगा नहीं, टोटल मोल बढ़ चुके हैं, टोटल मोल बढ़ चुके हैं, केपी चेंज होगा नहीं। तो केपी को सेम रखने के लिए जो ऊपर वाले हैं PCl3 और Cl2 के मोल, इनको भी बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे वाला बढ़ गया तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा, तभी तो केपी सेम रहेगा। तो बताओ ऊपर वाले के मोल कब बढ़ेंगे, ऊपर वाले के मोल तभी बढ़ेंगे, ऊपर वाले के मोल तभी बढ़ेंगे जब रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड जाए। तो अब इनको पता लगा ना, जब प्रेशर ने प्रेशर लेना बंद कर दिया, वो कांस्टेंट हो गया,
तो Cl3 और Cl2 की आंखें खुली है कि यार नीचे टोटल मोल बढ़ चुका है, Kp को सेम रखना है, तो भैया हमको भी बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो बताओ, अगर इनर्ट गैस एट की कांस्टेंट प्रेशर पर, तो रिएक्शन कहाँ गई? फॉरवर्ड गई ना, यही तो लिखा था मैंने। तब आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इतना आप लोगों को चीजें करने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम में इतना आता नहीं है डीप में, पर आपको चीजें पता लग गई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली आप कंक्लूजन याद रखें कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन लेस मोल टू मोर मोल क्या हो जाएगी बच्चों? शिफ्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है बेटा कैटलिस्ट। बेचारा कैटलिस्ट बड़ा मासूम है, ये तो ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है और ना ही इक्विलिब्रियम। बड़ा मासूम सा बुखला सा क्यूट सा है। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या? कैटलिस्ट। और ये लाइन मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कैटलिस्ट डज नॉट हैव, catalyst does not have any effect on equilibrium point, है ना? it equally increase it equally increase rate of forward reaction and rate of backward reaction. कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। जैसे रिएक्टेंट क्या बना रहा था? प्रोडक्ट बना रहा था, और प्रोडक्ट क्या बना रहा था? रिएक्टेंट। ये रिएक्शन किस पर थी? इक्विलिब्रियम पर। जैसे मान लीजिए कि मैं अलवर से और जयपुर जा रहा हूँ। अलवर से और कहाँ जा रहा हूँ बेटा? जयपुर। तो अलवर हो गया रिएक्टेंट और जयपुर हो गया प्रोडक्ट। अलवर हो गया रिएक्टेंट और जयपुर क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर, मान लो मैं पैदल आ रहा हूँ। क्लियर है? तो अलवर से जयपुर जाने में मान लो मुझे 15 घंटे लगे, और जयपुर से अलवर आने में मुझे कितने लगे? 15 घंटे। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब सोचो 15 घंटे जाने में लग रहे हैं और उतना ही टाइम आने में लग रहा है, मतलब मेरी रेट सेम रही होगी ना। तो अलवर से जयपुर, जयपुर से अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से अलवर, हमारे बीच क्या सेटअप हो गया? इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। 15 घंटे में जा रहा हूँ, 15 घंटे में आ रहा हूँ, तो तभी पॉसिबल है जब जाने का और आने का टाइम क्या होते हैं। क्लियर? इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब मैंने क्या कर लिया? अब मैंने ट्रेन पकड़ ली। तो जब मैंने ट्रेन पकड़ी, तो अलवर से जयपुर जाने में मुझे लगे मान लो 2 सवा 2 घंटे, है ना? तो सवा 2 घंटे में पहुंच गया। और फिर जयपुर से अलवर आया तो ट्रेन पकड़ ली, वही सवा 2 घंटे में आ गया। तो बताओ, अब अलवर से जयपुर, जयपुर से अलवर आने जाने में कितना घंटा लग रहा है? सवा 2 घंटे जाने में, सवा 2 घंटे आने में। तो टाइम सेम लग रहा है, मतलब रेट सेम रही होगी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वही बन रहा है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है ना। लेकिन बताओ, जो काम पहले 15-15 घंटे में हो रहा था, वो काम अब सवा 2 घंटे में हो गया है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पहले ही बराबर थी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ट्रेन पकड़ने के बाद भी बराबर है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के टाइम कम हो गया। तो जो कैटलिस्ट होता है ना बेचारा, वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, और दोनों रेट बराबर है तो इक्विलिब्रियम पर ही तो रहेगा। तो बेचारा कैटलिस्ट हेल्प भी कर रहा है और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। बहुत अच्छा है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ना तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है? कैटलिस्ट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डिस्टर्ब करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा टेढ़ी की चीज है ना, दोनों को डिस्टर्ब करता है। और कैटलिस्ट बड़ा क्यूट चीज है ना, बेचारा दोनों को ही डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत ख्याल रखता है ना, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की तरह ही है। नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली भूल जाते हैं बेटा। ली चैटरिन प्रिंसिपल मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पर लगता है ना। और अगर एक रिएक्शन में सारे सॉलिड हैं, अगर एक रिएक्शन में सारे सॉलिड हैं, तो ध्यान रखना ली चैटरिन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं? ली चैटेलियल जो प्रिंसिपल था, ली चैटरिन प्रिंसिपल
इज नॉट एप्लीकेबल, ली चैटरे प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्योर सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरी रिएक्शन में सारे सॉलिड आ जाए तो ये जितना भी इफेक्ट पढ़कर आए ये कोई आपको लगाने की जरूरत नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। जैसे मैंने एक रिएक्शन की एफी सॉलिड प्लस एस सॉलिड, क्या बना रहा है बच्चों, एफी एस सॉलिड है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर ली चैटम प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अगर एक रिएक्शन में सारे कैसे हैं बच्चे, सॉलिड, क्या है सारे सॉलिड, तो ली चैटम प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर डाल लो नहीं लगेगा, सारे सॉलिड है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, कोई गैस आ गया तो लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सारे ही सॉलिड है तो ली चैटम प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। अब ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं इनका हम लोग रिवीजन करते हैं एक बार, है ना। तो एक बार सही बच्चे देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने कंसंट्रेशन बताया था सबसे पहले, तो बताओ कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, हाँ हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, हाँ हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, है ना। टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, हाँ हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। ले लो स्क्रीनशॉट। इनहर्ट गैस ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं हुआ, कांस्टेंट प्रेशर, लेस मोल टू मोल। कैटलिस्ट बताया था क्यूट है, ना इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और अगर सारे सॉलिड है तो ली चैटरे प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। अब क्वेश्चन कर कर देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कुछ भी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि N2 + 3H2, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। क्या बना रहा है, 2NH। हेबर प्रोसेस आपको पता है कौन सा प्रोसेस है, हेबर, हेबर प्रोसेस। क्लियर। अब आपको चाहिए मैक्सिमम इल्ड ऑफ अमोनिया, है ना, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इल्ड ऑफ अमोनिया। इल्ड मतलब प्राप्ति, है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया आपको ऑब्टेन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा अमोनिया ऑब्टेन करना है तो रिएक्शन कहाँ चाहिए मुझे, N2 + 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। अब मुझे अमोनिया ज्यादा चाहिए ना, अमोनिया ज्यादा जब होगा जब कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है, पहले तो देखो रिएक्शन कौन सी करवानी है, आपको अमोनिया ज्यादा चाहिए तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है। अगर N2H2 ज्यादा चाहिए होते तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है। तो मुझे क्या करवानी है, फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है। सही बात है, करवानी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है, क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मोल लिख दो जो भी, गैस के लिखना, कितना मोल है, 4 मोल। सॉलिड के होता है तो नहीं लिखता। और ये कितने मोल है, 2 मोल, है ना, 4 मोल और 2 मोल। अब पहला सोचो, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो आपको पता है N2 या H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, 4 मोल, तो अमोनिया ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो कम कर दूंगा, अमोनिया तो बनाना है। अरे यार जो अमोनिया बनता जा रहा है उसको निकालते जाओ, जो अमोनिया बनता जा रहा है उसको क्या करते जाओ, निकालते जाओ। अमोनिया जो बनता जा रहा है उसको निकालते जाऊंगा तो यहाँ पर रिएक्शन में अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी उसको मैनेज करने के लिए, फॉरवर्ड। तो अमोनिया और बनने लगेगा ना। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है निकालते जाओ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, कम। तीसरा देखो, फॉरवर्ड करवानी है, फॉरवर्ड करवानी है मतलब 4 मोल से मुझे 2 मोल जाना है। तो 4 फीट से 2 फीट जाना है, एक तरह से ऐसे याद करना। तो 4 फीट से 2 फीट जाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना, 4 मोल से 2 मोल जाना है ना। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा, 4 मोल को फिट ले, 4 फीट से 2 फीट करना है आपको, तो आपके ऊपर प्रेशर लगा दूं। तो मतलब प्रेशर क्या कर दूं, बढ़ा दूं। और प्रेशर बढ़ा दूं या फिर क्या कह दूं, वॉल्यूम कम कर दूं। चौथा इफेक्ट है टेम्परेचर का। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसका बताओ डेल्टा एन जी कितना दिया हुआ है, डेल्टा एन जी आ रहा है इसका 2 - 4, प्रोडक्ट -8 -2। -2 मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सो। और एक्सो मतलब आपको पता है के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब मुझे अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम करूंगा तो फॉरवर्ड। तो इसका मतलब मुझे फॉरवर्ड जाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी बताओ,
फॉरवर्ड हो जाएगी बेटा। और पांचवा एक बार इनर्ट गैस ऐड कर कर देखो क्या हो रहा है, करके तो देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होगा। इनर्ट गैस आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई मतलब है ही नहीं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर करो, कांस्टेंट प्रेशर पर बताया था लेस मोल टू मोर में, लेस टू मोर, और लेस टू मोर जाएगा तो लेस कहाँ पर है, देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड 4 मोल है, तो 2 मोल से 4 मोल जाएगा मतलब क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। और हमको तो चाहिए थी कौन सी, फॉरवर्ड, मतलब इनर्ट गैस मैं ऐड नहीं करूंगा। तो आपको देखो अमोनिया ज्यादा यील्ड हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। कर सकते हैं, एक दो बार करेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं एक्चुअली में, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है ना। क्लियर है सभी को, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। चलो, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बताना। मैंने लिखा 2SO2, ये क्या है गैस, प्लस O2, ये क्या है गैस, क्या बना रहा है, 2SO3 गैस, प्लस मान लीजिए, प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स किलो जूल। अब बच्चों देखो, अगर आपको कोई रिएक्शन दी हो, रिएक्शन में प्लस करके कुछ रख दिया रिएक्शन के साथ ही, तो इसको कैसे लिख लोगे। अच्छा, अब ये मान लो मुझे बैकवर्ड करवानी है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कंडीशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन लिख दो, कंडीशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन करानी है बच्चों, बैकवर्ड। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है तो कैसे करूंगा, देखो आप पहले रिएक्शन लिख लो, 2SO2 गैस प्लस क्या है बच्चों, O2 गैस, क्या बना रहा है बच्चों, 2SO3 गैस। अब देखो रिएक्शन के साथ जो भी प्लस करके लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा एच में कन्वर्ट कर लो। तो अगर प्लस करके लिखा हुआ है तो डेल्टा एच माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करके लिखा हुआ है तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, रिएक्शन के साथ ही लिखा हुआ है तो, है ना। तो प्लस करके लिखा हुआ है तो माइनस, और माइनस करके लिखा हुआ था प्लस। अब डेल्टा एच माइनस आ गया, मतलब ये हमको रिएक्शन पता लग गई कैसी है, एक्चुअल। अच्छा, यहाँ पर गैस के मोल काउंट काउंट करो, कितने मोल है, 3 मोल, और यहाँ पर काउंट करो कितने मोल है, 2 मोल, और मुझे कौन सी करवानी, बैकवर्ड जाना है। तो बताओ बैकवर्ड जाना है तो पहला क्या करूंगा, तो पहला ऑप्शन अपने पास है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसको मैनेज करने के लिए बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल। तो सबसे पहला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दो कम, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, बढ़ा दो। प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा तो उसको मैनेज करने, इक्विलिब्रियम बनी तो रिएक्शन, तो बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखो, बैकवर्ड जाना है मतलब 2 मोल से 3 मोल जाना है, मतलब 2 फीट से 3 फीट होना है अब आपको। तो बताओ आपको 2 फीट से 3 फीट होना है तो आपके ऊपर प्रेशर हटाना पड़ेगा तभी तो फैलोगे। तो प्रेशर आपके ऊपर से हटाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर कम कर दूं या फिर कह दूं वॉल्यूम बढ़ा दूं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। एक्सो मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। आपको कहाँ जाना है, बैकवर्ड, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। कोई दिक्कत, हो गया। नेक्स्ट देखो, इनर्ट गैस ऐड करता हूँ चौथा, इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूँ। अभी बताया कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर लेस टू मोर, और लेस टू मोर मतलब 2 मोल से 3 मोल, मतलब बैकवर्ड ही तो होगी। बोलो यार। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, वही तो कहा था, ली चैटर्जी प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले ले इसको। चलो एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने लिखा H2 गैस प्लस I2 गैस, क्या बना रहा हूँ, HI गैस, 2HI गैस, है ना। आपको फॉरवर्ड करवानी है मान लो, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है H2 + I2 2HI, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन सी रिएक्शन है, एक्सो है। क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ अब मैंने क्या किया, पहला, अगर फॉरवर्ड करानी है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या कर दूं, बढ़ा दूं, या फिर क्या कर दूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं। रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो आगे जाएगी ना, और फॉरवर्ड ही करवानी है। दूसरा बताओ दोनों तरफ कितने मोल है, तो देखो आप लोग, इधर अगर मैं काउंट करूं तो 2 मोल है, गैस के देखने हैं ना,
इधर काउंट करो तो कितने मोल है, 2 मोल, दोनों तरफ 2-2 मोल है ना। तो दोनों तरफ 2-2 मोल है, तो बताओ प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा। अब 2 फीट के और 2 फीट के ही रह गए, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट, दोनों तरफ अगर मोल सेम हो, सॉलिड के मत देखना, दोनों तरफ अगर मोल सेम हो तो प्रेशर का वॉल्यूम का कोई इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम में क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ा रहा था तो ज्यादा मोल से कम मोल जा रही थी, या फिर कम से ज्यादा जाएगी, है ना, कम करूंगा तो जब मोल में डिफरेंस होता है ना तो प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट आता है, इनर्ट गैस का इफेक्ट आता है। अगर मोल में डिफरेंस नहीं है दोनों तरफ, मतलब इनका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर है, दोनों तरफ मोल बराबर है। अच्छा, इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों तरफ मोल बराबर है तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। चौथा बताओ टेम्परेचर का, टेम्परेचर का हो जाएगा। क्यों? कौन सा प्रोसेस है ये? एक्सो, एक्सो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, फॉरवर्ड करवानी है तो टेम्परेचर क्या करना, इनवर्स ही है ना, तो टेम्परेचर कम करूंगा तो कौन सी हो जाएगी forward। तो आपको पता लग गया प्रेशर वॉल्यूम और इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर दोनों तरफ मोल क्या है, बराबर, अगर दोनों तरफ मोल क्या है, बराबर। क्लियर है? तो ये कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया लास्ट, CaCO3 है सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब देखो यहाँ पर कितने मोल हैं, 0 मोल ले लूँ एक तरह से, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड को कंसिडर ही नहीं करना। और यहाँ पर कितने मोल है, 1 मोल। तो एक तरफ 0, एक तरफ 1 मोल, तो प्रेशर प्रेशर का तो इफेक्ट होगा ही ना, बिल्कुल होगा। लेकिन सोचो अगर मैं CaCO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, CaCO3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, तो ये क्या है, सॉलिड है ना। तो बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये इक्विलिब्रियम पर था, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तभी मैं कह रहा हूँ सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बोला जाए ना इस क्वेश्चन में कि CaCO3 कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का देख लो, अगर 0 मोल 1 मोल है तो ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। एक मैं आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं Fe+3 की रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के, आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। Fe+3 की रिएक्शन जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में वहां पर आएगा, है ना। तो Fe+3 की रिएक्शन अगर मैं SCN- के साथ कराता हूँ, किसके साथ कराता हूँ, SCN- के साथ, है ना, थायोसाइनेट बोलते हैं इसे, है ना, थायोसाइनाइड को। तो अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ SCN- के साथ, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो Fe+, ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1 है। तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या बचेगा बताओ, Fe SCN+2, है ना। तो Fe+3 की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, SCN- के साथ। Fe+3 बच्चों कैसा होता है, ये होता है येलो कलर का, कैसा होता है, येलो। SCN- होता है कलरलेस, और ये होता है खून जैसा लाल, ब्लड रेड। तो एक तरह से SCN- के अंदर किसको डाल दिया, Fe+3, तो Fe+3 SCN- का खून कर देगा, ऐसे याद कर लो। जो Fe+3 है वो SCN- का खून कर देता है, तो खून जैसा लाल आ जाता है ना, ब्लड रेड आ जाता है, FeSCN+2। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्वस है, एक्वस पर तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर Fe+3 कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या कर दूं, तो आप बताओ क्या होगा। अगर इस रिएक्शन में Fe+3 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। तो Fe+3 की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी तो ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेड कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। और सोचो अगर मैं Fe+3 आयन की कंसंट्रेशन कम कर दूं, ये अगर मैं कम कर देता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो बताओ रेड कलर की इंटेंसिटी अगर मैं पूछूं, बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेड कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रेड कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड।
तो ये था ली जेटरियल प्रिंसिपल। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। अब ली जेटरियल प्रिंसिपल मैं आप लोगों को फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी लगाकर दिखाता हूँ। ये तो रिएक्शन थी ना, तो रिएक्शन में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिएक्शन बहुत आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब मैं ली जेटरियल प्रिंसिपल आप लोगों को फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग देख रहे हैं ना। तो अब हम लोग लगा रहे हैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में था, अब हम लोग किस में देख रहे हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फिजिकल इक्विलिब्रियम का बच्चों मैंने मतलब पहले ही बताया था। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब होता है किसी स्टेट में हो रहा हो, सॉलिड लिक्विड में हो रहा हो, लिक्विड गैस में हो रहा हो, सॉलिड गैस में हो रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। फिजिकल स्टेट में हो रहा हो, वहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा, एक चीज याद रखनी है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, जब स्टेट में जो इक्विलिब्रियम सेटअप है उसमें एक छोटी सी चीज याद कर लो। प्रेशर अगर आपको कहता है एग्जामिनर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर कहाँ कर दिया, इंक्रीज, तो एक चीज याद रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पर कम वॉल्यूम की तरफ आपको जाना है। अगर आप लोग प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो कहां पर जाना है आपको, कम वॉल्यूम की तरफ। प्रेशर इंक्रीज करने पर कम वॉल्यूम की, ये मैसेज वाली इंग्लिश लिख रहे हैं ना, ऐसे लिखने में मजा ही अलग आता है ना। पूरा इंग्लिश में प्रॉपर कई बार याद नहीं आता है। अब याद करोगे, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, तो कम वॉल्यूम की तरफ जाना है, कम वॉल्यूम की तरफ जाना है। क्योंकि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट ही पूछेगा बस आप लोगों से। तो प्रेशर बढ़ाया मतलब किधर की तरफ जाना है, कम वॉल्यूम की तरफ जाना है। इसमें कंक्लूजन में लिख रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा, अल्टीमेटली घूम फिर कर वही कंक्लूजन आएगा। तो मैं पहले कंक्लूजन लिख देता हूं। अगर मैं ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम लिखता हूं, किसका बेटा, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, मुझे बताओ सोच के, सॉलिड लिक्विड गैस में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा बेटा, लिक्विड का। और लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम कौन लेता है, गैस। तो वॉल्यूम का ऑर्डर सॉलिड लिक्विड गैस में यही तो आता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो अगर जैसा आना चाहिए वैसा ही आता है, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का। क्लियर है। तो अगर आप लोग इन इक्विलिब्रियम में प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर ये, अभी रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी हम लोग समझेंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप फिजिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड गैस में, तो अगर वॉल्यूम का ऑर्डर जो आना चाहिए सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का है, और लिक्विड गैस में कर रहे हैं तो लिक्विड से ज्यादा गैस का है, अगर यही वॉल्यूम का ऑर्डर है, तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम इसका उल्टा है, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम इसका उल्टा है, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है किससे, सर ये कैसे पॉसिबल है कि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, हाँ, आइस और वाटर। तो अगर आप लोग क्या लेते हैं, आइस और वाटर, तो दोनों पानी ही तो है, लेकिन आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो अगर जो वॉल्यूम का ऑर्डर आना चाहिए उसका उल्टा है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा, जो ऑर्डर होना चाहिए वही है, तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ऑर्डर उल्टा है तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कैसे, मैं आप लोगों को देखता हूँ। तो एक तो चीज आपको समझ में आया, आइस और वाटर। आपको पता है कि जो बर्फ होती है, बर्फ की जो वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है, बर्फ की वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा। आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों को प्यास लगती है ना, गर्मियों के दिन है मान लो, फ्रिज खोला हम लोगों ने, पता लगा यार फ्रिज में तो बोतल ही नहीं है। तो एक बार तो गुस्सा आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि चलो बोतल भरते हैं और उसको फ्रीजर में रख देते हैं कि चलो यार 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, मैं पी लूंगा ना। अब क्या होता है, आपने बोतल ली और फ्रीजर में रख दी, और आप उसको निकालना भूल गए। फिर याद आया आप लोगों को यार 4-5 घंटे बाद, अरे यार बोतल रखी हुई थी, हम लोग निकाल कर लेकर आए। तो बोतल क्या हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, कई बार तो टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि जब पानी से बर्फ बनी, पानी से आइस बना, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वो फैल गई, तो फैल गई तो इसलिए बोतल टाइट हो गई, और कई बार तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बोतल हल्की क्वालिटी की हुई तो पता लगे टूट ही गई। क्लियर है। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, जब भी आप लोग बोतल में बर्फ जमा रहे हैं, तो बोतल को पूरा ना भरें, बोतल को ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दें खाली पानी से। अब रख दोगे, अब आइस बनेगी तो फैलेगी वो, फैलेगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपने पहले से गैप छोड़ा होगा तो इजीली फैल जाएगी, तो आपकी बोतल खराब नहीं होगी, है ना। तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब क्या हुआ देखो, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तो उससे समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा हूँ किसमें, तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सेटअप किया सॉलिड और लिक्विड में। तो मैं इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा हूँ किसमें, सॉलिड और लिक्विड में, और ये इक्विलिब्रियम पर है सॉलिड लिक्विड, है ना। ये किस पर है, सॉलिड और लिक्विड है एट इक्विलिब्रियम। कितने पर, मान लो 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। मतलब क्या है,
कि सॉलिड इक्विलिब्रियम पर है, मतलब सॉलिड लिक्विड बना रहा है और लिक्विड क्या बना रहा है, सॉलिड। और कितने डिग्री पर, 0 डिग्री। आपको जैसे पता है, जैसे हम लोग आइस और, ये आइस और वाटर तो नहीं है, पर मार्क कर चलो, जो H2 है ना, सॉलिड आइस है, और H2O लिक्विड है ना। तो सॉलिड और, तो जैसे आइस और वाटर है ना, अब आपसे मैंने पूछा कि जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप बोलोगे 0 डिग्री, सर 0 डिग्री पर मेल्ट हो जाती है। और मैंने बोला वाटर आपके पास है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, आप बोलोगे सर 0 डिग्री, क्योंकि वाटर 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो सोचो, जो बर्फ है वो 0 डिग्री पर मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। और जो वाटर है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही तो होगा। जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो पानी की बात करो तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। और बर्फ की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पर जम भी रहा है और फ्रिज भी हो रहा है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम। अब देखो, ये सॉलिड लिक्विड है, ये इक्विलिब्रियम पर है कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। मतलब ये दोनों 0 डिग्री पर है। और इस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, और इनका क्या है, इक्विलिब्रियम सेटअप है। क्लियर है कि नहीं है। अब आपको पता है, वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एक नॉर्मल बात है। सॉलिड का कम होता है और लिक्विड का ज्यादा होता है। अब सोचो, आपने प्रेशर बढ़ाया, पहली कंडीशन है प्रेशर की। तो पहली कंडीशन प्रेशर की, आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हो गया बेटा, जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो मैंने कहा था लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा, तो लेस वॉल्यूम की तरफ गया। लेस वॉल्यूम किधर की तरफ है बताओ, बैकवर्ड। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने पर कम वॉल्यूम की तरफ जाना है, कुछ नहीं सोचना है ना। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, सॉलिड ज्यादा बनेगा, सॉलिड ज्यादा बनेगा। क्लियर है। तो सोचो, ये अभी तो इक्विलिब्रियम पर थे, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, इसमें कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन और इक्विलिब्रियम पर थे 0 डिग्री पर। लेकिन सोचो, जब मैंने इसी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, कम वॉल्यूम की तरफ बैकवर्ड चलेगी, मतलब सॉलिड बन रहा है ना। अब 0 डिग्री पर जब मैंने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, 0 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है, तभी तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड के, मतलब सॉलिड बन रहा है ना। अब 0 डिग्री पर लिक्विड, लिक्विड है ना, क्या बन गया, प्रेशर बढ़ाने पर 0 डिग्री पर सारा सॉलिड बन गया। तो अब सारा सॉलिड बना हुआ है ना, 0 डिग्री पर अब सारा सॉलिड बना हुआ है जब मैंने प्रेशर बढ़ाया। तो बताओ, अगर इसको मेल्ट करना है तो अब 0 डिग्री पर मेल्ट हो पाएगा ना, क्योंकि सारा सॉलिड बन गया है। तो अगर मेल्ट करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तभी तो लिक्विड बनेगा। तो क्या हुआ बताओ, अब मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रेशर जब आपने बढ़ाया, प्रेशर जब आपने बढ़ाया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो यही तो कहा था ऊपर, देखो आप देखो, मैंने कहा था सॉलिड और लिक्विड में जो वॉल्यूम का ऑर्डर आना चाहिए, अगर वही है ना, सॉलिड का कम है और लिक्विड का ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाने पर मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही तो हो गया। दूसरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर। ये सोचने की जरूरत ही नहीं। ये इक्विलिब्रियम पर थे, सोचो, अब नीचे से आग लगा दी, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर थे, नीचे से आग लगा दी, सॉलिड पिघल जाएगा ना भाई। तो क्या बनने लगेगा, लिक्विड ही तो बनने लगेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं अगर, तो ये तो कॉमन सेंस से पता लग गया कि रिएक्शन कहाँ कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। सॉलिड पिघलने लगेगा ना, मेल्ट होने लगा, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड, है ना। और क्या ज्यादा बनेगा, लिक्विड ज्यादा बनेगा। ये तो कॉमन सेंस से ही आ गया। क्लियर है। और केमिस्ट्री से निकालना होता है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, ये प्रोसेस कैसा होगा, सॉलिड का पिघलना कैसा प्रोसेस है, एंडो। और अगर एंडो है तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने कहा था ना, फॉरवर्ड ही तो जाएगी। तो ये हो गया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, पहला। अब दूसरा हम लोग करते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ही कर रहा हूँ, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब बर्फ पानी में कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड ही है, लेकिन मैंने क्या ले लिया, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। मतलब क्या ले लिया, आइस, और क्या ले लिया, वाटर। है सॉलिड लिक्विड ही ना, है क्या, सॉलिड और लिक्विड में तो इक्विलिब्रियम सेटअप है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो अब बताओ, इसका वॉल्यूम तो है ज्यादा और इसका वॉल्यूम क्या है कम। इक्विलिब्रियम वही सॉलिड लिक्विड है जैसे ऊपर वाला था, लेकिन सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, प्रेशर, तो आपको पता है रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेस वॉल्यूम की तरफ। लेस वॉल्यूम की तरफ, और लेस वॉल्यूम किधर की तरफ है, वाटर की तरफ। अब मान लो इक्विलिब्रियम सेटअप था कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। ये इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, मतलब बर्फ पानी और पानी बर्फ बना रहा है। अब प्रेशर बढ़ाया, कम वॉल्यूम की तरफ जाएगी, कम वॉल्यूम किधर की तरफ है, वाटर की तरफ, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। और प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा बनेगा ना, तो पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो बेचारे बर्फ पानी की, आइस और वाटर की जिंदगी आराम से चल रही थी 0 डिग्री पर, इक्विलिब्रियम सेटअप था। बेचारा आइस वाटर में, वाटर आइस में, मस्त एकदम जिंदगी चल रही थी, उसकी जिंदगी में प्रेशर आया। प्रेशर जैसे ही आया तो रिएक्शन कम वॉल्यूम की तरफ जाएगी, और कम वॉल्यूम किसका है, वाटर का। तो पानी पानी हो जाएगा, तो बर्फ भी बेचारा क्या बन गया, पानी। अब 0 डिग्री पर क्या हुआ था, जब प्रेशर लगाया, इक्विलिब्रियम सेटअप था, अब 0 डिग्री, और प्रेशर लगा दिया तो सारा पानी पानी हो गया ना, बर्फ बर्फ बची नहीं, सारा पानी पानी हो गया। अब आपके पास पानी बचा हुआ है 0 डिग्री पर। अब सोचो इसको बर्फ में कन्वर्ट करना, आइस में कन्वर्ट करना, तो 0 डिग्री पर हो रहा है नहीं, 0 डिग्री पर तो प्रेशर लगाया तो सारा पानी पानी हो गया, तो 0 डिग्री पर सारा पानी ही है ना। तो सोचो अगर इसको जमाना है, फ्रिज करना है, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, -1, -2, -3 डिग्री। 0 डिग्री पर तो सारा पानी बना हुआ है अभी। तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हुआ क्या बताओ, तो जब आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया इस इक्विलिब्रियम में, इस इक्विलिब्रियम में बच्चों जब आपने क्या बढ़ाया, प्रेशर, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों का, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो यही तो मैंने कहा था, देखो, मैंने क्या कहा था, अगर सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम का ऑर्डर जस्ट उल्टा है, सॉलिड का ज्यादा है लिक्विड का कम है, तो अगर जैसा होना चाहिए वैसे इसका उल्टा है, तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। वही तो हो रहा है। तो अगर बर्फ पानी में अगर हम लोगों ने क्या कर दिया बता, प्रेशर बढ़ा दिया तो पानी पानी हो जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ा दूं, सोचने की जरूरत ही नहीं, बेचारे 0 डिग्री पर अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, बर्फ पानी में, पानी बर्फ में। अब नीचे से आग लगा दी, आग लगा दी क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट हो गई तो बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, आइस तो मेल्ट हो जाएगी ना, और क्या हो जाएगा, पानी। ये तो कॉमन सेंस ही बता दूं यार, इसमें केमिस्ट्री क्या जरूरत है, पानी पानी हो जाएगा। नीचे से आग लगा दी तो बेचारा बर्फ बचेगा क्या यार, बिल्कुल नहीं बचेगा। केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो बर्फ है अगर पानी में कन्वर्ट हो रही है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जैसे मैंने फ्रिज से निकाल के आइस को यहाँ रख दिया बाहर, तो आइस पिघलने लगेगी ना, सभी को पता है, फ्रिज से निकाल के रख तो पिघलने लगेगी, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट से वो एनर्जी ले रही है, खुद 0 डिग्री पर है, एनवायरनमेंट 25 डिग्री पर है, तो हीट लेगी कि नहीं लेगी, हीट ले रही है तभी तो पिघलेगी। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडो, एब्जॉर्ब कर रही है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। केमिस्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें ना। तो देखो ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, ऊपर भी सॉलिड लिक्विड था पहले में भी, और दूसरे में सॉलिड लिक्विड था, लेकिन कैलकुलेटर देख रहे हो, ऊपर वाले में प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, और नीचे वाले में, दोनों है सॉलिड लिक्विड, नीचे वाले में प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, तो उसमें मैंने प्रेशर बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताओ कि सॉलिड लिक्विड में से वॉल्यूम कितना ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले में भी सॉलिड लिक्विड था, तो उसमें लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा था, दूसरे में सॉलिड लिक्विड है उसमें सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवा दिए थे नोट, कर लो नहीं हुए तो। एक दो बार करेंगे चीजें यार, डिफिकल्ट नहीं है ना। डिफिकल्ट होता है चीजों को सोच लेना हम लोगों को, यार ये तो हमसे नहीं होगा, करेंगे सब होगा। ठीक है, तीसरा हम लोग लेते हैं गैस और लिक्विड में। किसमें लेते हैं बेटा, तीसरा लेते हैं हम लोग गैस और। तो मैंने क्या किया, जैसे H2O लिक्विड ले लिया मान लो, और एक ले लिया H2O गैस, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है इनमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया, कितने डिग्री पर, मान लो 100 डिग्री पर। ये इक्विलिब्रियम पर है एट 100 डिग्री, आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितने डिग्री पर इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया, 100 डिग्री नीचे से आग लगाई हुई है। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, दोनों के रेट बराबर है ना।
रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर है। 100 डिग्री पर मस्त इक्विलिब्रियम क्या है, सेटअप है। लिक्विड का वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है कम होता है, और गैस है तो भाई उसके तो बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा। अब सोचो प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगा दिया मतलब कम वॉल्यूम की तरफ, कम वॉल्यूम की तरफ है लिक्विड की तरफ, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। अब डायरेक्ट कर दोगे ना, कम वॉल्यूम की तरफ जाएगी बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब अभी भी क्या हो गया, पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, है ना, हो गया। तो बताओ लिक्विड और गैस अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, उसकी जिंदगी में प्रेशर आया, कम वॉल्यूम की तरफ गए, कम वॉल्यूम की तरफ मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पानी पानी हो गया। अब 100 डिग्री पर पानी पानी रह गया ना, गैस है ही नहीं। तो 100 डिग्री पर भी अब सारा पानी हो गया प्रेशर लगाने पर। अब सोचो इसको अगर वेपोराइज करना है, तो 100 डिग्री पर तो नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि प्रेशर लगाया, बैकवर्ड पानी पानी हो गया। तो अगर मुझे इसको वेपोराइज करना है, बॉइल करना है, उड़ाना है, तो नीचे से आग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 100 डिग्री पर तो पानी पानी हो गया प्रेशर लगाने पर। तो नीचे से आग बढ़ाऊंगा तभी तो उड़ेगा, तभी तो बॉइल होगा। मतलब अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, 101, 102, 103, 104, 104, 5, ताकि ये बॉइल हो। तो प्रेशर बढ़ाने पर अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया। तो यही तो कहा था देखो, लिक्विड और गैस में से जो वॉल्यूम का ऑर्डर होना चाहिए था वही है। तो प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, आपको पता ही है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आप खुद सोचो रिएक्शन कहाँ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा लिक्विड और उड़ने लगेगा, सारा गैस बन जाएगा ना। तो रिएक्शन कौन सी होगी, और बार। ये तो कॉमन सेंस की चीज है ना। और क्या बनेगी, वाटर वेपराइज हो जाएगा, है ना, वाटर वेपर बनेगी। मोर वाटर वेपर विल बी फॉर्म, वाटर वेपर ज्यादा बनेगी, वाटर वेपर बनेगी। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, और लास्ट है चौथा इक्विलिब्रियम, जो हम लोग सेट कर रहे हैं किसके बीच में, फोर्थ इक्विलिब्रियम है। हाँ थोड़ा बेटा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड आपको बताया था कौन सा लो, हेनरी लो। गैस और लिक्विड में इक्विलिब्रियम नहीं है, गैस को लिक्विड में सोल्यूबल करा रहा हूँ ना। और वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो। हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी लो। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हेनरी लो। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपके पास लिक्विड है, क्या है बच्चों आपके पास, ये लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, लिक्विड। और ये मान लो आपके पास क्या है, गैस, है ना, ये क्या है, गैस। अब आपको पता है जो गैस होती है वो थोड़ी बहुत तो लिक्विड में सोल्यूबल होती है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर। ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले आप लोगों को। तो प्रेशर जब मैं लगाऊंगा तो बताओ जो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में वो इंक्रीज होगी ना। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गैस प्लस लिक्विड, गैस को लिक्विड में डाल रहा हूँ, रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, सोलिबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना। और सॉल्यूशन बन गया मान लो, और सॉल्यूशन में भी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोलिबिलिटी की। क्लियर है। तो बताओ जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रेशर, तो जैसे जैसे मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, जो गैस होगी वो लिक्विड में क्या होती जाएगी बेटा, सोल्यूबल होती जाएगी ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। और दूसरा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, टेम्परेचर। तो सोच के देखो, अगर मैं नीचे से आग लगा दूं, सोच के देखो, कॉमन सेंस से याद करते हैं, नीचे से आग लगा दी। अब एक गैस थी जो लिक्विड में घुली हुई थी, डिजोल्व थी, और नीचे से आग लगा दी, आग लगा दी तो गैस निकल जाएगी ना सारी। और गैस निकल गई तो सोलिबिलिटी क्या होगी, लिक्विड में कम रह गई ना, गैस उड़ गई सारी, धोखा धोखेबाज है। जैसे ही आग लगी, गैस छोड़कर चली गई, तो सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और गैस का लिक्विड में सोल्यूबल होना केमिस्ट्री बोलता है कौन सा प्रोसेस है, एक्सो। और आपको पता है एक्सोथर्मिक है, तो फिर क्या होगा, है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, जैसे मान लो
मैंने बोला आपके पास एक डायमंड है, क्या है? एक डायमंड। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे ना फिजिकल इक्विलिब्रियम पे, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब मैंने मान लो कि आपके पास कार्बन है, कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक तो होता है डायमंड, तो मैंने लिखा डायमंड, और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है। मैंने कहा कि डेंसिटी की बात की, इनकी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। मान लो इसकी डेंसिटी मैंने दे दी आपको, इसकी तो डेंसिटी है कितनी, 3.5 है ना। इसकी डेंसिटी मान लो कितनी है, 2.3। क्लियर है। अब मैंने कहा प्रेशर बढ़ाया, क्या बढ़ाया? प्रेशर। अब एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। वैसे आपको पता है कि क्या होता है कि जो कोल होता है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दबा होता है ना, कोल कोयला होता है, वो नीचे दबा हुआ है अर्थ क्रस्ट के। तो क्या होगा, काफी सालों बाद क्या होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो ग्रेफाइट आपको पता है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, जो कोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में। ये आपको पता है, नेचुरल प्रोसेस है, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हमको पता है प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डायमंड बनेगा ना। केमिस्ट्री कैसे समझाते हैं इसको सुनना जानते हैं आप, तो जो प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? प्रेशर। तो मान लो मैं ही हूँ, मेरे ऊपर जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा कम? क्या मेरा मास चेंज होगा क्या? नहीं। मैं जितना हूँ मेरा मास तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन आपने जब प्रेशर बढ़ाया मेरे ऊपर तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या हुआ? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया कम? मास में तो कोई चेंज नहीं, और वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई बताओ? इंक्रीज। तो प्रेशर बढ़ाने पर आपको कहाँ जाना है? ज्यादा डेंसिटी की ओर। कैसे हुआ वो समझ में आया कि नहीं? प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया कम, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा डेंसिटी की तरफ जाना है। तो प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा डेंसिटी की तरफ, और ज्यादा डेंसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ, तो रिएक्शन कहाँ होगी पहले? क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और